नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे पत्रकार तरुण तेजपाल की, जिनको बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी माना है। ट्रायल कोर्ट से बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तरुण तेजपाल पर 2013 में महिला सहकर्मी से होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। बाद में तरुण तेजपाल को जेल हुई, 7 महीने की जेल हुई, लेकिन 2021 में तरुण तेजपाल को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी माना है। आज दोपहर में तरुण तेजपाल को सजा सुनाई जाएगी, सजा का ऐलान किया जाएगा। तो पत्रकार तरुण तेजपाल जो पिछली बार बरी हो गए थे, बच गए थे, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है और दोपहर तक तरुण तेजपाल की सजा पर भी फैसला कोर्ट सुना सकती है। सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, 2021 में बच गए थे, बरी हो गए थे तरुण तेजपाल, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसी क्या दलीलें रखी गई जिसके बाद इस फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की जो गोवा डिवीजन बेंच है उसने ये फैसला सुनाया है और उनको इस पूरे मामले में दोषी करार दिया है। जो ट्रायल कोर्ट था गोवा का, उसने उनको बरी किया था 2021 में। उसके खिलाफ जो है सरकारी पक्ष ने अपील की थी बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा डिवीजन बेंच में, और उस बेंच ने आज फैसला दिया है और उनको दोषी करार दिया है। अब सजा क्या होगी, किस तरह से होगी, इसको लेकर दोनों पक्ष की दलील जो है उन्होंने सुनी है और 2:30 बजे इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सरकारी पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि तरुण तेजपाल का ये केस काफी गंभीर है, क्योंकि नवंबर 7 तारीख को उन्होंने इस तरह का जो है एक सेक्सुअल अब्यूज किया था अपने महिला सहकर्मी के साथ, और उन्होंने मामले को बहुत हल्के से लिया था। और उसके बाद 9 नवंबर को उन्होंने फिर से 2013 में इस तरह की घटना को दोहराया गया था। तो उनका ये बर्तन जो है वो काफी गंभीर है और इसी मुद्दे पर उन्होंने अपनी दलीलें रखी। हालांकि जो बचाव पक्ष है, उनके जो वकील है पांडा, उन्होंने ये कहा था कि सरकार उनके उनकी उम्र देखे 62 साल उनकी उम्र है, 2 बच्चियां उन्होंने है और उन्होंने 6 महीने की सजा भी इस पूरे दौरान काटी है। और उन्होंने इस सजा के दौरान काटने को लेकर उसका भी जो है सजा देते वक्त उसका विचार किया जाए, उसको कम किया जाए। और साथ ही साथ उनका बर्ताव जो था सजा के दौरान, उन्होंने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, वो विदेश में भी नहीं गए थे और कोर्ट के जो निर्देश थे उनका उन्होंने कड़ाई से पालन किया, तो उनका बर्ताव अच्छा रहा है, उस बात को उनको सुना जाए। तरुण तेजपाल ने कहा कि जो सजा उनको सुनाई गई है उसको वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उनको थोड़ी नरमी कोर्ट जो है उभरते उनकी तरफ से ये दलील दी गई है, ये अनुरोध किया गया है। अब देखना होगा कि 2:30 बजे जब कोर्ट इस पूरे मामले को उन्हें किस तरह की सजा सुनाती है। बिल्कुल, 12-13 साल बाद तरुण तेजपाल का फैसला हुआ है, उनको दोषी करार दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट कितनी सजा तरुण तेजपाल को सुनाता है। शुक्रिया आपका सचिन, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे संसद में गतिरोध की। संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हंगामे की वजह से आज फिर लोकसभा की कार्रवाई चल नहीं पाई। महज 3 मिनट में लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सिर्फ 2 मिनट ही चल पा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की यहां सदन के पटल पर सराहना की है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तराखंड के 4 ऐसे विशिष्ट स्थानों के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में सरकार की कार्य योजना के विषय में जानना चाहा है। मैं माननीय सदस्य के और सदन के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में तो हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन राज्यसभा में कार्यवाही चले, कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच भी आप विपक्षी सांसदों के नारे सुन सकते हैं, जिसमें अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और यही गतिरोध का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। हालांकि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कल सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला था। नेता विपक्ष राहुल गांधी से जो मुलाकात है वो भी की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था।
अब देखिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं इस बीच, ये भी आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। देखिए प्रियंका गांधी तो उस मसले पर कह रही हैं कि डर गए हैं। आप सुनिए एक बार फिर से राज्यसभा में क्या चल रहा है। The second supplementary, Dr. Sasmit Patra ji. To speak to the Honorable Minister relates to the mountainous and border states. Now there, while we are talking about development of tourism, of roads, connectivity, etc. First question is in over, places man. like Fourth Ladakh, supplementary is there over. is an issue about high altitude. संसद में लगातार हंगामा बरपा है। स्टूडेंट्स के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट का वर्ग झारखंड में भी प्रदर्शन पर बैठा हुआ है, जिस पर एक सेलेक्टिव चुप्पी नजर आती है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अब हेमंत सोरेन सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस आंदोलन का आज 13वां दिन है। छात्रों और सरकार के बीच आज बातचीत होने की उम्मीद है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। छात्र आंदोलन के बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष सदन में सोरेन सरकार को जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है, तो उधर सड़क पर छात्र सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सोरेन सरकार छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। छात्र ये चाहते हैं कि मीडिया के कैमरे के सामने सरकार से उनकी बातचीत हो। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि छात्रों ने अपना डेलीगेशन तैयार कर लिया है, छात्रों ने लिस्ट तैयार कर ली है। अब छात्र आज सरकार से कब मिलते हैं, ये मुलाकात कहां होती है और बात बनती है या नहीं बनती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज इस आंदोलन का 13वां दिन है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल छात्रों की शिकायत यह है कि जो शिक्षा प्रणाली है, खासकर जो पेपर की प्रणाली है, जेपीएससी और जेएसएससी, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, वो पूरी तरीके से खराब है। इसे बदलना होगा, इस पर सख्त कदम उठाने होंगे। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच आज दोपहर तक बातचीत हो सकती है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अभी तक बैठक की जगह और समय नहीं बताई गई है। छात्रों की मांग के सामने झुकते हुए हेमंत सरकार ने उनसे बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। कल सरकार के अधिकारी धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से कहा कि वो बातचीत के लिए 5 छात्रों के डेलीगेशन का ऐलान करें। उसके बाद प्रदर्शन पर बैठे छात्रों ने बातचीत के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन फाइनल कर लिया है। हालांकि डेलीगेशन में कौन कौन है, अभी उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया है। हमारे सहयोगी अभय पाराशर रांची में धरना स्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। रांची में छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सरकार के साथ एक वार्ता हो सकती है। 5 लोगों का डेलीगेशन स्टूडेंट्स ने तैयार किया है और आज ये मीटिंग कहां होगी उसका इंतजार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि किस समय कहां पर ये लोग बैठक करेंगे। इसी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स लीडर भी हैं, पिछले कई दिनों से न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि भूख हड़ताल पर हैं और लगातार स्टूडेंट्स की बात जो है वो उठा रहे हैं। देवेंद्र जी, आप कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और हम आपको लगातार देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं छात्रों के मांगों को लेकर। आज एक बैठक हो सकती है सरकार के साथ, क्या लग रहा है कि आज बातचीत बन जाएगी और क्या क्या मांगे होंगी जिसके बाद ही ये आंदोलन खत्म होगा? जी, आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 5वें दिन है और सत्याग्रह का 13वें दिन, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग का ये सारी संपूर्ण मांगें पूरी नहीं की जाएगी। अगर ये मांगें पूरी की जाती है तो देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होगा और एक नए तरह का सिस्टम में बदलाव आएगा और एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जहाँ पे धांधली की संभावना ख़त्म होगी, पेपर लीक की संभावना ख़त्म होगी और कुछ दिनों के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड के जो गरीब घर के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो गांव घर में जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो सुदूर ग्रामीण में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग भी बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, बीडीओ सीओ डीएसपी बनते दिखेंगे। अगर ये इस तरीके से सिस्टम में बदलाव किया जाए तो क्या लगता है कि
कई दिनों से आप लोग जो बैठे हुए थे, सरकार ने कल अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, एसडीओ भेजे, एडीएम भेजे, और उन्होंने भी कहा कि सरकार बातचीत करने को तैयार है। हेमंत सोरेन सामने आए और उन्होंने कैमरे पर यह कहा कि वो स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझते हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो लग रहा है कि अब सारी मांगे जो हैं, चाहे वो पेपर रद्द करने की बात हो या फिर जो कंपनी है जितने उसने एग्ज़ाम कराए हैं, ये सारी मांगे मान ली जाएंगी। देखिए, जितने भी मांगे हैं ये कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है, ये छात्रों का मांग है, ये जेन्युइन मांग है। सरकार का दायित्व और कर्तव्य है कि इन मांगों को, जो जेन्युइन मांग है, इनको पूरी करके सरकार छात्रों का विश्वास को जीते। आइए अब आपको यह बताते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग क्या है। उनकी 3 अहम मांगे हैं। पहली ये है रद्द, यानी कि जिन एग्जाम से टीडीपीएल जुड़ी है वो परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। इसके अलावा जिन इम्तिहान से अभय तिवारी जुड़ा हुआ था वो एग्जाम भी कैंसिल हो जाए। दूसरी है जांच, यानी प्रशासनिक गड़बड़ी की सीबीआई जांच और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच ईडी करे। तीसरी है रिफॉर्म, यानी परीक्षा में पारदर्शिता हो, तय सीमा में एग्जाम हो, उम्र सीमा में कैंडिडेट को छूट मिले। आज छात्रों और साथ ही सरकार के बीच में एक बैठक हो सकती है। 5 लोगों का डेलीगेशन जो है वो छात्रों ने तैयार कर लिया है। कहां पर मीटिंग होगी सरकार बहुत जल्द समय बताएगी, लोकेशन बताएगी, और फिर रांची के अंदर जयपाल मुंडा स्टेडियम में ये जो तमाम आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, जो एग्जाम है उसको रद्द किया जाए और एजुकेशन सिस्टम जो एक खराब हो रखा है झारखंड में वो ठीक हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से 4 छात्र और छात्राएं जो हैं वो अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। जेएसएससी सीजेएल रद्द करना होगा, ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त भूख हड़ताल पर हैं। आज आपका तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार पाल। आज एक बैठक हो सकती है सरकार के बीच में और आप लोगों के डेलीगेशन के बीच में, क्या लग रहा है, ये बात पॉजिटिव होगी, सरकार बातें मानेगी? सरकार से तो उम्मीदें है कि पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को दे, क्योंकि आज हम लोग 13 दिन से बैठे हुए यहाँ पे हैं। आज हम लोग तीसरा दिन भूख हड़ताल पे हैं। 10 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, सरकार से तमाम मांग कर रहे थे, बट सरकार आज तक हम लोग को अनसुनी कर रही थी। बट कल ऐसा सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि हम लोग की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो तो समझना चाहते हैं आखिर हम लोग को मांग क्या है। तो आज हम लोग की डेलीगेट टीम जाएगी। आज से विधानसभा का सत्र भी चालू होने वाला है, तो विधानसभा सत्र जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम लोग की डेलीगेट टीम जाएगी और जो हम लोग तमाम मांगे हैं वो सरकार के सामने रखा जाएगा। तो लोकेशन वगैरह, समय वगैरह बताया अभी सरकार ने, कहाँ मीटिंग होगी? नहीं, ये तो अभी तक नहीं पता है, बट हमारे हो सकता है डेलीगेट टीम को पता हो, बट हमको भी पता नहीं है। मांगे वही हैं आप लोगों की? मांगे हम लोग जो मांगे हैं, जो टीडीपीएल एजेंसी के तहत जितनी भी एग्जामें हुई है और जो टीडीपीएल कंपनी एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी है, जिन जिन एग्जाम में उनका संलिप्तता पाया गया है, वो सारे एग्जाम को तत्काल रद्द किया जाए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बिरयानी बांटने वाले मोहम्मद जुनैद भी रांची पहुंच गए हैं। वो रांची में छात्र आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वो यहां बिरयानी बांटेंगे। जुनैद का कहना है कि सीजेपी के लीडर भी छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन के लिए रांची पहुंचेंगे। हमारे साथ वही जुनैद मौजूद हैं जो कि जंतर मंतर पर खाना खिला रहे थे, इनको पुलिस उठाकर ले गई थी और अब ये रांची में पहुंचे हैं। आज सरकार और छात्रों के बीच एक बातचीत हो सकती है। जुनैद पहुंचे हैं, आप कब पहुंचे दिल्ली से रांची? बिल्कुल अभी जस्ट अभी आए हैं, मैं आया हूँ, मेरे साथ ही आए हैं, सब लोग आए हैं और भी लोग आ रहे हैं और कॉकरोच पार्टी के भी और लोग आएंगे। वो हमारी 5 और 6 तारीख को मीटिंग थी और प्लस वहाँ पर जिस प्रकार से बर्बरता की जा रही है छात्र छात्राओं के साथ, उनको लगातार उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो उसमें भी लोग लगे हुए थे, बहुत सारे लोग पिटीशन कर रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे। तो वहाँ पर जो छात्र छात्राओं को डिटेन किया गया है, जेल के अंदर डाला गया है, उनको भी छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही नहीं, अति शीघ्र वो सब लोग भी यहाँ पर आएंगे। कौन लोग? अभिजीत भाई, आशुतोष भाई, सीजेपी के जितने भी लोग हैं, सब मिलजुल कर जो है छात्र छात्राओं के संघर्ष में साथी बनेंगे और उनके लिए वहाँ भी आवाज उठाई थी, यहाँ भी आवाज उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभिजीत और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल। आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? उन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों ने हमारे अभिजीत भाई ने, सब ने यहाँ पर बोला है, लेकिन कुछ लोग झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं।
अब झारखंड में परीक्षा में धांधली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर प्रेशर बढ़ा तो सीआईडी ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीआईडी ने रांची और लखनऊ से ये गिरफ्तारियां की हैं। एजेंसी के मुताबिक पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद रांची और लखनऊ में छापेमारी की गई। गिरफ्तार आरोपियों में उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार, रक्षक सिंह और धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं। उमाकांत उरांव, रोशन केरकट्टा और मनोज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने जेपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का उपयोग किया और वो परीक्षा में पास हो गए। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार रक्षक सिंह जेपीएससी परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी टीडीपीएल में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। सीआईडी का आरोप है कि उसने भी कथित रूप से धांधली करके परीक्षा पास की है। इसी मामले में धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान सीआईडी ने मामले से जुड़े डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अहम दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती घोटाले में अब सवालों के घेरे में जेपीएससी के चेयरमैन भी आ गए हैं। जेपीएससी चेयरमैन एल खयांगते 1988 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं और झारखंड में चीफ सेक्रेटरी से रिटायरमेंट के बाद मिजोरम में थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खयांगते को मिजोरम से रांची बुलाकर 2025 में जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। और आइए सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां किरण रिजिजू इस वक्त बोल रहे हैं। He has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I reiterate again. Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Okay, whether he's the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. On the matter with regarding to the new member, I want to facilitate the new member. Pawan Khera is a new member. As a parliamentary affairs minister, I want to facilitate him. But the problem is, he has not made his maiden speech yet. There was enough ample chance for a member to speak. There are so many other members who have been elected newly, they got chance. The Congress party, they kept shouting their new members are not learning anything because their leadership is not giving them chance. He is unable to speak. I only made suggestion that he is neither on his seat nor on any rule, coming in the floor right in front of the chair and kept shouting slogans. That is why that is against the rule. I request once again, let the new member be given the chance to speak. The Congress party should give the young members or the new members chance. My point is as per rule, but I'm sorry, the leader of the opposition did not quote any rule, did not mention any rule. He simply dictated the chair. But I request Khargeji, I request once again, let the House function. Now I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the House. You represented to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HF. I have accepted whatever they have. Now I'm coming back to you. Now Tiwari ji, sir, first. I think this is a question hour. This is question hour, and they have enough disrupted the question hour. LOP has made a point, but we have a collective responsibility. He cannot dictate which minister to come on which date. No. He is not dictating. No. He is not dictating. He has put his request. No. Let me complete. No, I observe you. No. He is not dictating the terms. He put the sentiments of them
It is yes, the Honorable Minister for Parliamentary Affairs, you have to reflect the sentiments. देखिए, राज्यसभा में जबरदस्त बहस चल रही है। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस सदन को डिक्टेट नहीं कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, डिमांड कर सकती है, लेकिन चेयर को डायरेक्शन नहीं दे सकती है। लगातार 7 दिन से एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे की रिपोर्ट आ गई है। बुधवार को यूपी असेंबली में इस दंगे की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में इस दंगे को पहले से तय साजिश का नतीजा बताया गया है और इस दंगे के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यायिक आयोग ने एसपी सांसद बर्क को दंगे की साजिश रचने और भीड़ को उकसाने का दोषी पाया है। बर्क के अलावा इस दंगे के लिए संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी, उपाध्यक्ष लद्दन खान, अधिवक्ता कासिम जमाल समेत इंतजामिया कमेटी के दूसरे सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। 369 पेज की इस रिपोर्ट में 1999 गवाहों के साक्ष्य हैं। आयोग ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने और राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से भीड़ को भड़काया गया था। आयोग ने 199 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद की टेंशन बढ़ सकती है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। यूपी विधानसभा में पेश की गई संभल दंगे की न्यायिक रिपोर्ट में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस पर सांसद बर्क का कहना है कि रिपोर्ट में पीड़ितों को ही गुनहगार बताया गया। बर्क ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर पेश किया गया है ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। एफआईआर है और कानूनी जो लड़ाई है आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें भी आपको दोषी बताया गया है जो न्यायिक आयोग बनाया गया। जो रिपोर्ट है उससे हम असहमत हैं और रिपोर्ट ठीक नहीं है। उम्मीद तो कर रहे थे कि शायद रिपोर्ट सही आए, न्यायिक आयोग बनाया है, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से ज़्यादातर होता आया है बीजेपी की सरकार के आयोग की जो रिपोर्टें रहती हैं। ताज्जुब तो ये है कि जो हमारे पास जुल्म हुई थी, ज़्यादती हुई थी, सिर्फ मेरे नहीं हमारे संभल के जो बेचारे मजलूम लोग हैं, जिनकी जान गई है, जो बग़ैर किसी जुल्म के जेलों में रहे हैं और आज भी अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो अपने पर जो ज़्यादती हुई थी उसके लिए कार्रवाई चाहते थे और आज ऐसी स्थिति बना के रख दी कि आज हमें अपने किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। जबकि मैं समझता हूँ इस पर सफाई का मतलब नहीं बनता। पूरा संभल की जगह उत्तर प्रदेश देश और उसके साथ साथ दुनिया भी देखा किस तरह से संभल के अंदर हमारे निहत्थे लोगों की जान ली गई और ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम ने कलियासोत इलाके में 8 एकड़ जमीन पर 10,000 पौधे लगाने की तैयारी कर ली है, लेकिन इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस एजेंसी को 10,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने उस इलाके में सालों पुराने 700 से ज्यादा पेड़ों को ही काट डाला। जेसीबी मशीन और कटर की मदद से पेड़ों की कटाई कर दी गई। पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए। पर्यावरण बचाओ अभियान के दौरान ये संदेश आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में इसकी तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। पहले पेड़ काटिए, फिर पेड़ लगाइए। जी हां, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम स्टेट डेयरी फार्म के उस जगह पर खड़ी है जहां पर आपको इस तरीके के तमाम पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राजधानी के नगर निगम के उस अभियान का हिस्सा है जो इस स्टेट फार्म में तकरीबन 10,000 पौधों का रोपण होना है ताकि पर्यावरण बचाया जाए। लेकिन उससे पहले तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है तमाम ऐसे पेड़ जो 20 से लेकर 50 साल तक पहले के थे, उन्हें बकायदा जेसीबी के माध्यम से और कटर मशीन के माध्यम से काटा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये इस तरीके के गड्ढे किए गए। अब चूंकि जिस कंपनी ने ये टेंडर लिया है, 3 अलग अलग टेंडर के उसको पैकेज मिले हैं जिसके तहत 80,000 पौधे उगाए जाने, और उसका ये आप देख रहे हैं ऐसे गड्ढे बना के यहाँ पर ये पूरे इलाके में 10,000 से ज्यादा जो है पौधों को रोपा जाना है। और उस रोपने के पहले की ये प्रक्रिया है जिसके तहत ये तमाम
पेड़ यहाँ से काट दिए गए। अगर आप दूर तक देखें, इससे पता चल रहा है ये खाली इलाका आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है दूर अगर आपको जो हरियाली दिख रही है वो पहले यहां तक थी। जैसे वहां पे हरे पेड़ लहला रहे हैं वैसे यहां भी लहला रहे थे। झारखंड में आज फैसले का दिन है। या तो आज बहुत हंगामा होगा या छात्रों का धरना खत्म हो जाएगा। छात्रों ने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। वो सरकार से बात भी करेंगे। छात्रों की मांग पूरी हो गई तो वो लौट जाएंगे। अगर आज बात नहीं बनी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर धरना कितना लंबा चलेगा, मांगों की लिस्ट कितनी लंबी होती जाएगी, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ सरकार के भी तेवर हल्के पड़ गए हैं। बातचीत के लिए अफसरों को लगा दिया गया है। आंदोलनकारियों से बातचीत को लेकर भी मंत्री के सुर बदल रहे हैं। बात बनती दिख रही है क्योंकि सोरेन सरकार रांची में दिल्ली वाला सीन नहीं दोहराना चाहती है। झारखंड में नौकरियां कैसे बिकती हैं? नौकरियां कौन बेचता है? नौकरियां कितने में बिकती हैं? नौकरी की चोरी कैसे हो जाती है? नौकरी की चोरी रुक क्यों नहीं पाती है? नौकरी की चोरी पर मुख्यमंत्री चुप क्यों रहते हैं? 12 दिन से खुले मैदान में धरने पर बैठे, बारिश में भीग रहे, जंतर मंतर की तरह यहां भंडारे भी नहीं चल रहे, बिजली काट दी जा रही है, लेकिन ये झुके नहीं है क्योंकि सवाल नौकरी का है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना भ्रष्ट है सर। हमारा जो कैंडिडेट है 299 नंबर ला रहा है वो बेटा फेल। ये सिस्टम है। एक व्यक्ति जो वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट में रहे हुए आदमी जिनको 5-5 नौकरी, कैसे हम ना सरकार से सवाल पूछें और क्यों हम CID पे भरोसा करें? वैसे छात्र को ही नौकरी दिया जा रहा है जो तक पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे मेरिट का कोई नामो निशान नहीं है। 5 साल बर्बाद करके आशुलिपि की भर्ती 2022 में आई थी सर, और पुनः 24 में फिर निकाल कर फिर सरकार अब जाके कैंसिल की है। ये हमारा आशुलिपि का फॉर्म है, 2022 में आता है, 23 में रद्द हो जाता है परीक्षा लेके, फिर 25 में आता है, फिर आयोग इसको 26 में वापस ले लेता है। बिना सुख सुविधा के धरना दे रहे इन छात्रों में से कोई टीचर बनना चाहता है, कोई SDM, कोई पुलिस ऑफिसर, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। सब यही कह रहे हैं कि वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं मिलती? हम आपको बताते हैं नौकरी क्यों नहीं मिलती। सच्चाई ये है कि झारखंड में नौकरियां चोरी कर ली जाती हैं, मेरिट वालों की जगह नौकरियां खरीद ली जाती हैं, वैकेंसी आने से पहले नौकरी की बोली लग जाती है, जो एग्जाम लेते हैं वही नौकरी बेच देते हैं। पिछले 7 सालों में झारखंड में 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हुई हैं। हर भर्ती पर सवाल उठ गया है क्योंकि नौकरियां बेच दी गई हैं या फिर बड़े पैमाने पर धांधली की गई। किस लेवल पर धांधली हुई है खुद देख लीजिए। महिला पर्यवेक्षिका पद के लिए 444 वैकेंसीज निकली, 313 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ। रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि 33 सफल उम्मीदवार एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। सबकी डिग्री संदेह के घेरे में है। इसी तरह 1300 टीचर्स की पोस्ट निकली। जिन लोगों की भर्ती हुई उनमें से सैकड़ों लोगों की डिग्रियां नकली होने का आरोप लगा। 11 नियुक्ति परीक्षाओं की जांच CBI कर रही है। प्रारंभिक परीक्षा में घपला हो गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC CGL की भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो गया। आरोप है कि या तो इन एग्जाम के पेपर लीक कर दिए गए या फिर वैकेंसी से पहले ही नौकरी बेच दी गई। 12 दिन से धरने पर बैठे ये छात्र चीख चीख कर सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? क्यों नौकरियां बेच दी जा रही हैं? क्यों धांधली की जा रही है? परीक्षा सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही? हैरानी की बात यह है कि हेमंत सरकार के कान में 12 दिनों से जू तक नहीं रेंगी। जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए और मामला हेडलाइन बन गया, बीजेपी छात्रों के साथ फ्रंट पर आ गई, तब जाकर सरकार नींद से जागी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आए। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। इधर हेमंत सोरेन जैसे ही नींद से जागे, उधर उनके अफसर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तरफ भागे।
हेमंत सोरेन ने अफसरों को कहा कि जैसे भी हो छात्रों से बात करो, मामला सॉर्ट आउट करो। एसडीएम कुमार रजक और एडीएम धनंजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे, स्टूडेंट से बात की, पहली बार सरकार से बातचीत का न्योता दिया, कहा कि सरकार बात करने को तैयार है। माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत की जानकारी मिल रही है। अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर झांसी से आ रही है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हो गई है। अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद जिसकी मौत हो गई है और सड़क हादसे में मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। झांसी से खबर है जहां अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हुई है और जानकारी मिल रही है कि सड़क हादसे में मौत हुई है अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की। हाईवे पर अबान की कार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें अबान की मौत हो गई। बड़ी खबर झांसी से जहां अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर मिल रही है और जानकारी ये है कि अबान अहमद की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, यानी कि सड़क दुर्घटना हुई जिसमें अतीक के बेटे की मौत हो गई, अबान अहमद की मौत हो गई है। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अबान अहमद अतीक अहमद का बेटा जो कि झांसी में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में था और उसकी मौत हो गई है। सड़क हादसा होता है, डिवाइडर से अबान अहमद की गाड़ी टकराती है और इसमें अबान अहमद की जान चली जाती है, अबान अहमद की मौत हो जाती है। अतीक अहमद जिसका पूरा परिवार नेस्ता नाबूद हो चुका है, अतीक अहमद जिसका पूरा आतंक अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है, ऐसे में अतीक अहमद के एक बेटे की मौत की खबर मिल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद झांसी में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें अबान अहमद की मौत हो गई है। डिवाइडर से गाड़ी टकराने की वजह से हादसा हुआ है जिसमें अबान अहमद की जान चली गई है। बड़ी खबर, अतीक अहमद का बेटा जो झांसी में दुर्घटनाग्रस्त जिसकी गाड़ी होती है, डिवाइडर से उसकी गाड़ी टकराती है और अबान अहमद की मौत हो जाती है। अतीक अहमद जिसका साम्राज्य अब खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से, अतीक अहमद जिसका नामो निशान उत्तर प्रदेश से अब मिट रहा है और अब जानकारी मिल रही है कि उसका बेटा अबान अहमद झांसी में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और डिवाइडर से टकराती है जिसमें अबान अहमद की मौत हो जाती है। जेल में अपने भाई से मिलने अबान जा रहा था, अतीक के बेटे जेल में भी बंद हैं, ऐसे में अबान अहमद अपने भाई से मिलने के लिए जेल जा रहा था। झांसी जेल में बंद है अतीक का एक बेटा और उसी से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, लेकिन इसी बीच झांसी में जो गाड़ी है वो डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर अबान की मौत हो जाती है। झांसी जेल में अपने भाई यानी कि अतीक अहमद के दूसरे बेटे से मिलने के लिए अबान अहमद जा रहा था, लेकिन इसी दौरान हाईवे पर यह दुर्घटना होती है, डिवाइडर से गाड़ी टकराती है और अबान अहमद की मौत हो जाती है, अतीक के बेटे की मौत हो जाती है। दरअसल झांसी जेल में अतीक अहमद के जो बेटे हैं वो इस वक्त बंद हैं और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए यानी कि अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था। ये देखिए गाड़ी का जो हाल है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था, ये हादसा कितना भयावह था। गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है। ये गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उसके बाद कैसे गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई या गाड़ी किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और इसी में अबान अहमद था जो कि अपने भाई से मुलाकात करने के लिए झांसी जेल जा रहा था और इसी दौरान ये गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और फिर अबान अहमद की मौत हो जाती है। दरअसल तेज रफ्तार गाड़ी थी और ये तेज रफ्तार गाड़ी जैसे ही डिवाइडर से टकराई वैसे इस गाड़ी का क्या हाल हुआ आप देखिए। इसमें बैठे हुए लोगों की जान बचना बिल्कुल नामुमकिन सा था क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। गाड़ी का आगे वाला हिस्सा भी आप देखिए और गाड़ी किस तरीके से टुकड़ों में तब्दील हो गई है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बड़ा भयावह था। और जानकारी ये मिल रही है कि तेज रफ्तार थी ये गाड़ी और झांसी जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद जा रहा था क्योंकि अतीक अहमद के जो दो बेटे हैं वो इस वक्त जेल में बंद हैं और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था। छोटा बेटा अबान अहमद जो कि अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान झांसी की जो हाईवे है ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और उस गाड़ी का हाल क्या हुआ है ये भी आप देख लीजिए। इसमें अबान अहमद था, उसकी मौत हो जाती है। तो अबान की गाड़ी जो है वो कार डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें अबान अहमद की मौत हो गई है।
अबान अहमद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए झांसी जेल जा रहा था और इसी दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये जो गाड़ी है ये डिवाइडर से टकराई और इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसमें ही अबान अहमद सवार था। छोटा बेटा अतीक अहमद का अबान अहमद, जो कि दुर्घटनाग्रस्त इस गाड़ी में सवार था और उसकी मौके पर मौत हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत की जानकारी मिल रही है। अतीक के बेटे की मौत की खबर झांसी हाईवे से सामने आई। झांसी में अबान अहमद क्या कर रहा था, तो इसका जवाब ये है कि झांसी जेल में ही अतीक के बेटे बंद हैं और अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और ये गाड़ी अचानक से डिवाइडर से टकराती है। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, इसमें अबान की जान चली जाती है। तो झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर मिल रही है। छोटे बेटे अबान अहमद है, इससे पहले जो दो बड़े भाई हैं वो जेल में बंद हैं और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए, अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान झांसी जेल जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। तेज रफ्तार थी गाड़ी की, डिवाइडर से टकराती है, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसमें सवार अबान अहमद की मौत हो जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद जिसका नामो निशान उत्तर प्रदेश से मिट चुका है, जो आतंक का पर्याय था वो आतंक अब खत्म हो चुका है, उसका परिवार अब लगभग खत्म हो चुका है। बाकी बच्चे जो लोग हैं वो जेल में बंद हैं और जो नाबालिग बेटे थे अतीक अहमद के, जो छोटे बेटे थे अतीक अहमद के, वो जरूर बाहर थे और उन्हीं में से एक अबान अहमद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए झांसी जा रहा था। झांसी जेल में अतीक अहमद के बेटे बंद हैं, उसी झांसी जेल में मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, लेकिन गाड़ी बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, जिसमें अबान अहमद की मौत हो गई है। गाड़ी तेज रफ्तार में थी और जैसे ही डिवाइडर से गाड़ी टकराती है वैसे ही गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इसमें जानकारी ये मिली कि अबान अहमद सवार था, यानी कि अतीक का बेटा सवार था, उसकी मौत हो जाती है। गाड़ी की दशा देखकर भी समझा जा सकता है, गाड़ी की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि हादसा बड़ा भयावह और बड़ा भीषण रहा होगा, क्योंकि गाड़ी का आगे वाला जो हिस्सा है वो आप देखिए पूरी तरीके से पिचक गया है, खुल गया है। गाड़ी कैसे टुकड़ों में तब्दील हो गई है ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस मौके पर इस वक्त मौजूद है और पूरे मामले की छानबीन अब की जा रही है। हादसा किन हालातों में हुआ है, किस वक्त हुआ है, सब कुछ अब पुलिस आगे पता लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है और अब अबान अहमद की मौत हुई है जानकारी के हिसाब से। और जानकारी ये है कि झांसी जेल में चूंकि अतीक के बेटे बंद हैं तो उनसे मुलाकात करने के लिए अबान जा रहा था, यानी कि अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, डिवाइडर से टकराती है और इसमें अबान की जान चली जाती है। तो झांसी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे, जिससे मुलाकात करने के लिए अतीक का छोटा बेटा अबान अहमद जा रहा था, अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, लेकिन झांसी हाईवे पर ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जिस गाड़ी में अबान अहमद सवार था वो डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उसमें अबान अहमद की मौत हो जाती है, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। अबान अहमद की मौत हो जाती है, चूंकि ये गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में थी, जैसे ही डिवाइडर से ये गाड़ी टकराती है, ये जो आगे वाला हिस्सा है गाड़ी का वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और अबान अहमद की मौत हो जाती है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या जानकारी मिल रही है? अबान अहमद क्या छोटा बेटा था, झांसी में बड़े बेटों से मुलाकात करने के लिए जा रहा था अतीक के? बिल्कुल, जो अली है अतीक का बड़ा बेटा है, 10 मुकदमे जिसके ऊपर है, उससे मिलने ये जा रहा था, अपने भाई से मिलने के लिए। और लेकिन ये सड़क हादसा हो गया है। गाड़ी जो थी उसकी अबान की वो डिवाइडर से टकरा गई। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कोई सामने जानवर आ गया था, लेकिन जो तस्वीरें देख के पता चल रहा है कि ये हादसा कितना ज्यादा भयानक था और ऐसा भी लग रहा है कि गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ठीक है, बड़ा बेटा अली जो कि जेल में बंद है, 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं अतीक अहमद के बेटे पर, उसी से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और
अबान अहमद की मौत हो गई है, ऐसा तस्वीरों को देखकर भी प्रतीत हो रहा है। हालांकि जानकारी है कि जानवर कोई रास्ते में आ गया था जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और हाईवे से टकरा गई। रुचि, अगर अतीक के परिवार के बारे में आप बता पाएं, एक बेटा तो जेल में बंद है, बाकी परिवार के बारे में कोई जानकारी और कितने बेटे हैं जो बाहर हैं अभी? बिल्कुल, देखिए जो परिवार है, जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन जो है फरार हैं, 50,000 का इनाम है। ये अबान और जो आइजम उसके 2 बेटे थे, ये बाहर थे, ये पढ़ाई कर रहे थे और अब अबान की भी मौत हो गई है तो आइजम इस समय बाहर है। और जो अतीक का बेटा था असद, उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई थी। तो इस तरह से पूरा परिवार आप समझ सकती हैं कि किस तरह से उनका एक तरह से आप कह सकते हैं अंत हुआ है। तो पत्नी अतीक की शाइस्ता जो फरार है, 50,000 की इनामी है और एक बेटा है, बचा है परिवार में आइजम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के परिवार का कैसे खात्मा हुआ है। एक तरफ पुलिस का शिकंजा अतीक अहमद के परिवार पर कसा और जो बेटे बाहर थे उन पर कैसे मौत का कहर टूटा, वो तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। अबान अहमद जो अपने बड़े भाई अली से झांसी जेल में जो बंद है उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा था। अली पर 10 मुकदमे दर्ज हैं और वो झांसी जेल में बंद है। इससे पहले असद जो अतीक अहमद का बेटा था वो एनकाउंटर में मारा गया था और फिलहाल अतीक अहमद की जो पत्नी है, जो बीवी है शाइस्ता, वो फरार है। लगातार उसकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। इस बीच खबर ये है कि 2 बेटे जो बाहर थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो छोटे थे उम्र में काफी, उनमें से एक की मौत आज हो गई है। अबान अहमद की मौत हो गई है। तो एक ही बेटा है अतीक अहमद का जो बाहर है, जो पढ़ाई कर रहा है। एक बेटा जेल में बंद है, बीवी फरार है और असद जो है उसकी पहले ही एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। तो ये तस्वीर झांसी से आई है जहां अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है और ये मौत दुर्घटना की वजह से हुई है, सड़क हादसे की वजह से हुई है। रुचि, हम अतीक के बारे में ही बात कर रहे थे। अतीक आतंक का पर्याय हुआ करता था, लेकिन कैसे अतीक का नामो निशान उत्तर प्रदेश से मिट गया और उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, कुछ पर कानूनी प्रक्रिया और कुछ पर प्राकृतिक मार्ग। बिल्कुल, देखिए एक ज़माने में यूपी में अतीक अहमद और माफिया मुख्तार अंसारी का एक तरह का आतंक था और अतीक के परिवार पर करीब 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। और जब जो उमेश पाल थे, जो वकील थे, उनकी हत्या की गई थी तो अतीक उस समय साबरमती जेल में बंद था और असद जो अतीक का बेटा था वो उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया था, सीसीटीवी में कैद हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अतीक को उस समय साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, फिर असद एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस असद की तलाश कर रही थी और उसके बाद अतीक और उसका भाई अशरफ भी मारा गया। तो इस तरह से पूरा परिवार, आप देखिए ना, जो बेटे थे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे कहा कि अतीक अहमद ने अपने जो परिवार था, अपने बेटे थे, उनको भी क्राइम में शामिल कर दिया। आमतौर पे जो बड़े माफिया होते हैं वो अपने बेटों को इस अपराध से दूर रखते हैं, लेकिन अतीक ने ऐसा नहीं किया। अतीक का जो बेटा असद था, ये कहा जाता है कि जब स्कूल में पढ़ता था तब किसी टीचर के साथ मारपीट हो गई थी, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया था। बाकी बेटे भी देखिए, अली भी जेल में बंद है और अली पे गैंगस्टर लगाया है, 10 मुकदमे हैं। और इसके अलावा ये जो दूसरा बेटा उमर है, ये भी जेल में बंद है, इसके ऊपर 11 मुकदमे हैं। तो पूरा परिवार ही एक तरह से अपराध में शामिल था। शाइस्ता जो अतीक की पत्नी है, वो आप सोचिए उमेश पाल की हत्या के बाद से वो फरार हैं। पुलिस एसटीएफ ढूंढ नहीं पा रही है शाइस्ता को। तो ये जो 2 बेटे थे, आइजम और अबान की आज मौत हो गई है। ये जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई थी, अतीक का एनकाउंटर हुआ था, ये नाबालिग थे, ये होम में रह रहे थे, प्रयागराज के, पुलिस ने रखा था। उसके बाद अब ये कहीं नोएडा में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें से एक भाई की भी आज मौत हो गई है। तो आप समझ सकती हैं कि एक जो माफिया जिसने न जाने कितने परिवारों के घर उजाड़े, हत्या कर दी, लूट डकैती, इस तरह की चीज़ें करते थे, उस परिवार का क्या हश्र हो रहा है ये सामने नज़र आ रहा है कि इतना बुरा हादसा सड़क का हुआ, गाड़ी की इतनी बुरी हालत हो गई कि गाड़ी को तोड़ के बाहर निकालना पड़ा। तो आज अतीक का जो ये बेटा है, एक बेटा एनकाउंटर में मरा और दूसरा बेटा रोड एक्सीडेंट में मर गया है। 2 बेटों की मौत हो गई है, एक को एनकाउंटर में ढेर किया गया, एक का सड़क दुर्घटना में अबान की मौत हुई है। 2 बेटे जेल में बंद हैं, एक छोटा बेटा है जो बाहर है, जो पढ़ाई कर रहा है।
जो बीवी है अतीक की वो फरार है शाइस्ता, जिस पर इनाम घोषित यूपी पुलिस ने कर रखा है। लगातार उसकी जो छानबीन है वो की जा रही है, लगातार उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैसे आतंक का पर्याय अतीक अहमद, उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, ये अब उत्तर प्रदेश से आ रही तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। रुचि, जिस वक्त तबान झांसी जा रहा था, क्या कुछ और लोग भी उसके साथ थे या वो गाड़ी में अकेला था? नहीं, उसके साथ और दो थे और उसका जो दोस्त है जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है, उसकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। इसके अलावा 3 लोग और सवार थे जो उसके साथी थे, अपने भाई से जेल मिलने जा रहा था और तो उन सबको बाहर निकाला गया है। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई और बाकी जो 3 बाकी थे वो भी घायल हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं जिस तरह से गाड़ी डिवाइडर से टकराई है कि कितना ज़बरदस्त हादसा था। बताया यही जा रहा है कि शायद कोई जानवर सामने आ गया था और हाईवे था तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो ये गाड़ी जाके डिवाइडर से टकरा गई है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए अतीक, अशरफ और असद, इन तीनों के जनाजे पर शाइस्ता पहुंचेगी ऐसा कहा गया था, ऐसी अटकलें लगाई गई थी, लेकिन शाइस्ता फरार। शाइस्ता के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। अब जब छोटे बेटे की भी मौत हो गई है रुचि, तो क्या शाइस्ता सामने आ सकती है? देखिए, ये तो अटकल लगाने की बात है प्राची। जैसा आपने खुद ही बताया कि अतीक की मौत हुई, बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया, अतीक का भाई अशरफ मारा गया, लेकिन अशरफ की जो पत्नी है और जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता, इनका कोई पता नहीं चला। अब शुरू में पुलिस ने बहुत ज़्यादा तलाश की, कई जगह एसटीएफ ने भी तलाश की, लेकिन बाद में फिर एसटीएफ के सोर्सेज ने बताया कि अब हमने छोड़ दिया है शाइस्ता, परवीन हमारे टारगेट में नहीं है। कई जगह कई बार घेरा भी गया गांव में, वहीं पे प्रयागराज के पास एक गांव था, वहां पर एक बार पुलिस को ये सूचना मिली थी, एसटीएफ को भी मिली थी कि शाइस्ता एक घर के अंदर छुपी हुई है, तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन मिल नहीं पाई शाइस्ता, क्योंकि एसटीएफ और पुलिस ये कह रही थी कि दिक्कत ये हो रही है कि शाइस्ता ऐसे घरों में छिपती है जहां पर लोग पर्दा करते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो अब पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो बुर्का पोश है वो उसकी तलाशी किस तरह से लें, उसकी पहचान किस तरह से करें, चेहरा कैसे खोलें, तो ये सारी दिक्कतें पुलिस को आ रही थी। तो अभी भी कुछ शाइस्ता का पता नहीं चला है, ना अशरफ की पत्नी का पता चला है कि वो कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों ने कहा बाहर भाग गई, किसी ने कहा कि नहीं प्रयागराज के पास ही, क्योंकि अतीक का कई गाँव में अच्छा कनेक्शन था, तो कई गाँव में छुपी हुई है शाइस्ता। तो बहरहाल अब एक बेटे की मौत और हुई है, बड़ा सदमा है माँ के लिए, लेकिन अब देखना होगा कि माँ सामने आती है कि नहीं। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, वो परिवार जो आतंक का पर्याय था। अब आलम यह है कि अब बेटे की बॉडी को क्लेम कौन करेगा छोटे बेटे के अलावा, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी।